बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बक्से में रखा गया था। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवार की भी कहानी है। अगर आज ना सुनाई तो शायद फिर कभी ना सुना पाऊँ। मैं जन्मा था गुजरात के बान गांव में। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्योहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज, साग, सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। इसी तरह हम बीजों का वंश चलता। सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें बीजों को रखा जाता। मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। हमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाईं। तब और बीजों के साथ मैं भी यहीं रहने लगा। उस समय दामजी भाई के सभी चचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते। जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भर के और उसको सील बंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियू। गुजराती में ऊंधियू का मतलब है उल्टा। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुशबू वाह। साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ। तरह तरह की सब्जियां, अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती थीं। किसान अपनी ज़रूरत के अनाज, सब्जी घर में रखकर बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते। अनाज और सब्जियों के अलावा कभी कभी थोड़ी कपास भी उगाई जाती। सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करघों पर की जाती थी। कुछ सालों में गांव में
कई बदलाव आए। कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया। कहते थे दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बांध से यह पानी यहाँ लाया गया था। फिर बिजली भी पहुंच गई। बस बटन दबाओ तो रोशनी। धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह की ही फसल उगाने लगे, जिन्हें बेचकर ज़्यादा फायदा हो। दामजी भाई के खेतों में हम ज्वार बाजरे और साग सब्जियों की तो छुट्टी ही हो गई। किसान बीजों को भी बाजार से खरीदने लगे। लोग कहते थे नई तरह के बीज हैं। अब किसानों को पुराने बीज रखने की ज़रूरत नहीं थी। अब तो खास मौक़ों पर ही मिलकर खास खाना पकाया जाता। सब पुराने खाने के स्वाद को याद करते हैं, मगर बीज ही बदल गए तो स्वाद कैसे ना बदले। फिर बाज़ार से खरीदी सब्ज़ी से घर की ताज़ी सब्ज़ी का मज़ा थोड़े ही आ सकता है। दामजी भाई अब बूढ़े हो गए थे। उनका बेटा हसमुख खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा। हसमुख खेती से खूब मुनाफा कमा रहा था। उसने अपने पुराने घर को नया बनाया, खेती में भी नई नई चीज़ें लाया, पानी के लिए बिजली का पंप लगाया, शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली और ज़मीन जोतने के लिए ट्रैक्टर। जो काम करने में बैलों को कई दिन लगते, वह काम ट्रैक्टर कुछ ही समय में कर लेता। हसमुख कहता, अब हम सोच समझकर खेती कर रहे हैं, वही उगा रहे हैं जो बाज़ार में बेचा जा सके। मुनाफे के पैसों से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, मगर बक्से में पड़े हम पुराने बीजों की ऐसी तरक्की पर शक था। हम तो सोचते ही रह गए, यह कैसी तरक्की। हमारी और बैलों की तो छुट्टी ही हो गई। ट्रैक्टर ने खेत पर काम करने वाले लोगों को भी बेरोज़गार कर दिया। उफ़, क्या बदबू थी उनकी। हसमुख का काफ़ी पैसा इन सब पर खर्च होने लगा। नहर का पानी कम हो रहा था। अब हसमुख के गांव में सभी ने अपने अपने पंप लगाकर ज़मीन के बहुत नीचे से खूब पानी खींचा। खर्चे पर खर्चे, मुनाफे का पैसा बैंक के कर्जे में कटने लगा। मुनाफा भी क्या, जब सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत भी कम ही मिलती। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों ने
जैसे ज़मीन की जान ही खींच ली। खेती करना और उससे अपना गुजारा चलाना अब मुश्किल होता जा रहा था। हंसमुख भी पहले जैसा ना रहा, चिड़चिड़ा हो गया। उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिख कर खेती का काम नहीं करना चाहता। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा है। कभी रात रात भर घर नहीं लौटता, कभी हफ्ते भर भी नहीं। परसों घर आया तो कुछ ढूंढने लगा। माँ से पूछने लगा, दादाजी का वह पुराना बीजों का बक्सा कहाँ है? ट्रक को ठीक करने वाले औजार रखने के काम आएगा। मैं ज़ोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आँख खुल गई। मेरी चीख से माँ भी नींद से जाग गई। वे भागी आईं और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओह, यह तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो ज़मीन हिल रही है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक ज़मीन तेज़ी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना, सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान 2 ही कामों पर था। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें भी लगीं। मेरी टांग भी टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी मलबे में दब गए। माँ तो दिन भर रोती रहती थी। माँ रोती तो मैं भी रोती। पूरा गांव ही दुखी और परेशान था। हमारे गांव के सरपंच मोटा बापू के घर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया। कई दिन तक
गांव की औरतें मिलकर मोटा बापू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रहीं। इतनी ठंड के दिन और वह भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर भूकंप आ गया तो। कई दिन तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। ये लोग हमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और दवाइयाँ भी देते थे। हम में से कुछ को यह सामान मिलता तो कुछ को नहीं। खूब छीना झपटी होती थी इन चीज़ों के लिए। कपड़े मिलते पर कितने अजीब से। ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे। शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए। सोचो, जनवरी फरवरी का महीना, कड़कती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने ख़ास तरीक़ों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गांव वालों की उनके साथ कई बार बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे जिन्होंने हमें घरों के ख़ास डिज़ाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि ख़ास तरह के डिज़ाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा। पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ही ना लगे। आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे, संस्था के सुझाए डिज़ाइन के अनुसार। यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की। चूने से दीवारों की पुताई की, घास फूस की छत बनाई। फिर आईने के टुकड़ों से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है।